नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर कंप्यूटर बाय विकास सर पे सिर्फ आपको कंप्यूटर रिलेटेड ही नहीं बल्कि करियर गाइडेंस और टेक रिलेटेड भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं। उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है जो आपके करियर को गाइड करेगा रेलवे के एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों, बिहार हो या यूपी हो, भारत में रेलवे का क्रेज हमेशा से रहा है। लाखों में स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि एप्लीकेशंस भरते हैं और वो एप्लीकेशंस जो भरते हैं वो आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, ये जेई का हो गया। लेकिन सिलेक्शन क्या होता है? तो बहुत सिलेक्शन रेट बहुत कम है। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन क्यों कम होता है? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट सही स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। वो सही स्ट्रैटेजी ना बना करके, सही क्लियर रोड मैप ना रख करके और सही सिलेबस ना रख करके प्रॉब्लम में फंसते हैं। सिलेबस क्लियर नहीं रहेगा, रोड मैप से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप इस लक्ष्य को पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रेलवे का एग्जाम क्या होता है, टाइप्स कितने तरह के होते हैं, सिलेबस क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या रखें, प्लान क्या बनाएंगे, वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी और कैसे आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सीरियसली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपका रोड मैप होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से होते हैं रेलवे के एग्जाम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर जो रेलवे के एग्जाम का मैंने फॉर्मेट रखा है, इसमें हमारे पास टोटल एक आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है, ग्रुप डी का होता है, एएलपी का एग्जाम होता है और जेई का एग्जाम होता है। ये चारों एग्जाम होते हैं। अब इन सब में क्या क्या रहता है? जैसे आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट के लिए जॉब होता है, जैसे क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड। ग्रुप डी में किस तरह के जॉब होते हैं? तो ग्रुप डी में एंट्री लेवल का जॉब होता है, जैसे ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट होता है, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, या फिर कहे तो ड्राइवर को सपोर्ट करने वाली एक जॉब है, फिर वही आगे जाकर के ड्राइवर बनता है। इसमें टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर, यानी टेक्निकल पोस्ट है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए ये होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए, हर एग्जाम का लेवल अलग होता है लेकिन प्रिपरेशन का बेस ऑलमोस्ट सेम होगा। यानी अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट भी कर सकते हैं, लेकिन फोकस एक पर ही रखना ज्यादा अच्छा होता है। ये हमारा एग्जाम का पैटर्न होता है, ये हमारा एग्जाम होता है। देखिए, इसमें सब में बेनिफिट्स भी अच्छा खासा मिलता है। सैलरी भी आपका 25 से लेके 60,000 के करीब में रहेगा। सिक्योरिटी मिलता है, ट्रेवल की चीजें मिलती है, पेंशन्स मिलता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें क्या क्या आपका पैटर्न है एग्जाम का उसके बात करते हैं। दोस्तों, रेलवे एग्जाम मोस्टली सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होता है। सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो मैथ होता है आपका, रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट के एग्जाम होते हैं। मैथ के 30 मार्क्स, रीजनिंग के 30, जीके और जीए के 40, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। अब निगेटिव मार्किंग भी होता है। 3 गलत क्वेश्चन करने पे आपका एक क्वेश्चन सही वाला भी काट लिया जाएगा। यानी गैस नहीं कर सकते, यहाँ पर एग्जैक्टली पता है तो ही आंसर टिक करें, सिर्फ गैस करेंगे तो आपके सही वाले भी कट जाएंगे। अब सिलेबस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फिजिकल टेस्ट भी इसमें होता है, डिपेंड करता है रनिंग, वेट उठाने का, ये सारे प्रिपरेशन थोड़ा सा एडवांस में आप करके रखिए। थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैथ का आप कैसे हो, क्या क्या सिलेबस में पार्ट रहेगा। ठीक है, सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। तो मैथ में आपका आएगा परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, ये सारा चीज आपको रहता है। ठीक है, फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपैरिजन और रिलेशनशिप समझने के लिए। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम में कॉमन और स्कोरिंग टॉपिक होता है। टाइम एंड वर्क, काम की स्पीड और इफिशिएंसी के सवाल। टाइम और डिस्टेंस, स्पीड, ट्रेन और यात्रा से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। सिंप्लीफिकेशन, फास्ट कैलकुलेशन और टाइम बचाने के लिए यहां जरूरी है स्पीड प्लस प्रैक्टिस। अगर वो रहेगा तो आप आराम से मैथ वाले सब्जेक्ट पे कमांड पा सकते हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग, जिसमें आपको कोडिंग, डिकोडिंग यानी पैटर्न पहचानने की एबिलिटी टेस्ट होती है। ब्लड रिलेशन, रिलेशन को लोकली कैसे आप समझ सकते हैं। पजल्स, दिमाग घुमाने वाली मल्टी स्टेप क्वेश्चंस होते हैं। सीरीज, नेक्स्ट पैटर्न आइडेंटिटी करना होता है। एनालॉजी होता है जिसमें दो चारों के बीच रिलेशन समझना। यहां जरूरी है स्ट्रॉन्ग लॉजिक प्लस प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है जीए, जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स होता है।
6 से 12 महीने के इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टैटिक जीके, फिक्स फैक्ट, देश, इतिहास, राजधानी, इन सब चीजों के बारे में। साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट होंगे। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको पास्ट इवेंट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ज्योग्राफी पूछता है भारत और वर्ल्ड के बेसिक नॉलेज। यही सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है और सिलेक्शन में बिगेस्ट डिफरेंस यही बनाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे रेलवे के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, तो सबसे पहला नंबर आपका स्टेप होगा कंप्लीट द सिलेबस। बिना एक भी टाइम वेस्ट किए हुए अगर सिलेबस क्लियर नहीं करेंगे तो मेहनत गलत डायरेक्शन में जाएगा। तो बिना सिलेबस के प्रिपरेशन टाइम वेस्टेज है। तो पहले नंबर एक सिलेबस बनाइए, फिर उसको फॉलो करिए। दूसरा स्टेप होगा बेसिक्स को क्लियर करिए। स्ट्रॉन्ग बेसिक ही टफ क्वेश्चंस को आसान बनाते हैं। एनसीईआरटी 6 से 10 तक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेसिक मैथ कंसेप्ट कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए डेली प्रैक्टिस करिए। कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो डेली प्रैक्टिस करना है, मैथ 50, रीजनिंग 40 और जीके का रिवीजन करना है लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और डेली जीके के रिवीजन भी करने हैं। स्टेप 4 में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। अंडरस्टैंड द लास्ट 10 ईयर पैटर्न। एग्जाम वही पूछता है जो पहले पूछ चुका है। रेलवे एग्जाम में रिपीटेड ट्रेंड बहुत कॉमन है। लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चंस को उठाइए और उस पैटर्न को समझिए और उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। स्टेप 5 में आते हैं। यहां पर मेन काम अब होता है आपका मॉक टेस्ट देना। प्रैक्टिस को परफॉर्मेंस में बदलने का यही मौका है। वीकली 2 टेस्ट, शुरुआत में एनालाइज के लिए, लास्ट 2 मंथ में डेली टेस्ट एग्जाम लेवल प्रिपरेशन के लिए। टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग यहीं से आता है। दोस्तों डेली स्टडी प्लान रखिए। अगर सच में सीरियस हैं तो हाफ एफर्ट से नहीं, फुल डेडिकेशन से तैयारी करनी पड़ेगी। डेली 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करना होगा, तब जाकर के आपका प्रिपरेशन पूरा होगा। अभी इस 8 घंटे के क्लॉक में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या क्या करना है। तो सिंपल रूटीन है, 2 घंटे आप मैथ को देंगे। शुरुआती 2 घंटे आप मैथ के लिए रखिए। फिर उसके बाद से नेक्स्ट सुबह मैथ कर लीजिए, माइंड फ्रेश रहता है, वो ज्यादा अच्छा है। फिर 2 घंटे रीजनिंग लॉजिक के लिए रखिए। बेस्ट टाइम आपका मिड सेशन होगा। लॉजिक रीजनिंग अगर आपका 2 घंटा हो जाता है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट टाइम 2 घंटे जीके को रोज पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, जो कि सबसे नेचुरल चीज होता है इंसान का भूलना। रिवीजन ही याद रखने का पावरफुल तरीका है। तो आखिरी के 1 से 2 घंटे वो रखिए आप रिवीजन करने के लिए। कम से कम 6 घंटा पढ़ना है और बाकी का 2 घंटा रिवीजन करने के लिए रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी आपको सिलेक्शन लाएगी, यानी रोज थोड़ा थोड़ा ही सही तरीके से पढ़ेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं तो मैं आपको कुछ सजेस्ट कर देता हूं। इसमें आपको कुछ बेसिक्स बुक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जैसे मैथ RS अग्रवाल का आप पढ़ लीजिए। बेसिक से लेकर प्रैक्टिस तक सब कवर करने के लिए एनफ है। फिर उसके बाद से रीजनिंग आता है। रीजनिंग आप RS अग्रवाल या फिर ल्यूसेंट का आप पढ़ लीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों के लिए रीजनेबल बुक्स है। फिर इसके बाद से आता है जीके, जो कि ल्यूसेंट का आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ल्यूसेंट जीके आता है। प्लस करंट अफेयर्स के बुक्स लेते रहिए। जो भी आपके मंथली चीजें चेंज होती हैं, कोई एक मंथली बुक ले लीजिए, जिससे आप स्टैटिक प्लस करंट दोनों कवर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे जरूरी बात, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं, सही होने चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और उन्हें ही बार बार रिवाइज करो। यही स्ट्रैटेजी टॉपर्स फॉलो करते हैं। कुछ वो गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं और आपको उससे बचना है। जल्दी में मत समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये गलती आप भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोस देखने में नॉलेज मिलता है, सिलेक्शन नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस नहीं देखना है, नोट्स नहीं बनाना। बिना नोट्स के रिवीजन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप नोट्स बनाइए। वीडियोस देख रहे हैं, उसका पूरा का पूरा नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद रिवाइज करिए उससे। मॉक टेस्ट नहीं देना। बिना टेस्ट दिए आप एग्जैक्टली एग्जाम में सीधे बैठ के कैसे टेस्ट दे पाएंगे? फिर आपको आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ना आप प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, ना टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। और लास्ट चीज, जीके को इग्नोर करना कि हमें तो सब कुछ पता है। सबसे इजी मार्क्स यहीं से आते हैं। हर एग्जाम की तैयारी एक साथ नहीं करनी है, इससे फोकस आपका टूट जाएगा। यह सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है।
इसलिए याद रखिए, फोकस्ड प्रिपरेशन ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। अब दोस्तों मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि आपको इसके प्रिपरेशन में कितना समय लगने वाला है, रेलवे एग्जाम क्लियर करने में कितना टाइम आखिर लगता है। तो सच्चाई को समझिए डिटेल में। एक बिगिनर है तो उसे 6 से 8 महीने लग सकते हैं मिनिमम टाइम। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एवरेज स्टूडेंट्स को कम से कम 1 साल लगेगा। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन की है तो ये रियलिस्टिक टाइमलाइन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, फास्ट सिलेक्शन होगा आपका। यदि सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई नहीं करेंगे तो कम समय में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। सही स्ट्रेटजी होगी तो समय कम लगेगा। दोस्तों अब मैं कुछ फिजिकल टेस्ट के बारे में भी आपको बता देना चाहूंगा जो ग्रुप डी और एएलपी में होता है। ये रेलवे के वो एग्जाम होते हैं जिसमें आपका कुछ फिजिकल टेस्ट है, रनिंग जिसमें आपका स्टेमिना चेक होता है, वेट लिफ्टिंग, बेसिक फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाती है। इसलिए लास्ट मोमेंट का इंतजार मत करिए, फिजिकल प्रिपरेशन शुरुआत में ही शुरू कर दीजिए ताकि एग्जाम टाइम में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सैलरी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है, करीब करीब 25 से लेकर 60,000 के करीब में आपकी सैलरी होती है। बाकी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरीज बढ़ती रहती है। बाकी आपको जॉब की सिक्योरिटी होती ही है। एक बार सिलेक्शन हो जाए तो करियर आपका स्टेबल है, आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कंसेशन भी मिलता है ट्रेवलिंग में, फ्री में टिकट वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे पासेस मिलते हैं, साथ में पेंशन भी मिलेगा। फ्यूचर आपका सिक्योर है फाइनेंशियली। मेडिकल हेल्थ केयर का भी टेंशन नहीं होता है, वो भी गवर्नमेंट से कवर होता है। तो एक लाइन में समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर मतलब रेलवे का जॉब। एक सवाल और भी आपके दिमाग में उठता होगा कि क्या ये रेलवे का जॉब मेरे लिए सही है कि नहीं है। अगर आप 12th या ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो जल्दी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, लो रिस्क स्टेबल जॉब चाहते हैं, उन्हें सिक्योर और टेंशन फ्री जॉब चाहिए, तो जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहने वाले के लिए जो कम टाइम में सिलेक्शन का टारगेट रखते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है रेलवे का। लेकिन अगर आपका गोल है हाई पावर अथॉरिटी और टॉप लेवल के पोस्ट तो यूपीएससी बीपीएससी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एक लाइन में समझिए, रेलवे जॉब स्टेबिलिटी देता है और यूपीएससी बीपीएससी आपको अथॉरिटी देता है, पावर देता है। दोस्तों आखिर में एक सच सुन लीजिए, रेलवे एग्जाम इजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। हर साल लाखों लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन सिलेक्शन होता है उसी का जो कंसिस्टेंट रहता है, जो सही स्ट्रेटजी फॉलो करता है और जो कभी हार नहीं मानता। सिलेक्शन लक से नहीं, डेली डिसिप्लिन से आता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही तरीके से मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आना तय है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ऐसे ही करियर गाइडेंस से रिलेटेड हर तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में भी सोच रहे हैं तो ये वीडियोस जाकर के देखिएगा। यूपीएससी का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है जिसमें यूपीएससी से रिलेटेड हर ग्रुप का हर पोस्ट के लिए एक अलग वीडियो है। फुल डिटेल्स में आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।